नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संकल्प से सिद्ध कार्यक्रम में बेरवा शेखावत शामिल, मोदी सरकार की नीतियों की दी जानकारी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बेरवा से की मुलाकात, पेंशन मुद्दे पर जताई चिंता। शेखावत ने जताया पीएम मोदी का आभार, उम्मेद सागर अतिक्रमण पर कही सख्त बात। जोधपुर में पानी की भारी किल्लत, लोगों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा बुधवार को रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल की अगुवाई में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद बेरवा का भव्य स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए प्रेमचंद बेरवा ने नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल पर नजर डालते हुए उनकी उपलब्धियों को बताया। उप मुख्यमंत्री बेरवा ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के चलते भारत आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। प्रेमचंद बेरवा ने बताया कि इसी तर्ज पर प्रदेश में भी लगातार विकास कार्य जारी है। आगामी योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रेमचंद बेरवा ने सभी प्रदेशवासियों को संदेश दिया कि योग करने से मन की शांति के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है, इसलिए सभी को अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 11 साल हुए हैं और 11 साल में इतने अचीवमेंट हमारे देश ने किए हैं, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनका प्रखर नेतृत्व जो रहा है, उसमें जो हमारे हिंदुस्तान की पीढ़ियाँ जिनको याद करती थी या काम हमारे कब होंगे, ऐसे ऐसे कार्य करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। जैसे 3 तलाक हुआ, जैसे राम मंदिर का मामला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि हमारे देश पर कोई आंख उठा के नहीं देखे, इस तरह के करके और आज आर्थिक स्थिति में भी हमारा देश चौथे नंबर पे लाने का एक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा हिंदुस्तान के जनता आम आवाम विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी और राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्र नीति तैयार करके राष्ट्र निर्माण का काम करने वाली पार्टी है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो इसे 1.5 साल में जो काम की है, उनके ऊपर विश्वास जताया। मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि योग हमारे एक पुराना परंपरा का सिद्धि है और इसको हम सब मिलकर और योग अपने दैनिक जीवन में अपनाएं ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योग को लेकर आज विश्व में पहचान बनाए हैं, तो हम सब हमारे दैनिक जीवन में योग को अपनाएं और 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब योग में शामिल हो ताकि दुनिया को संदेश जाए और लोग अपने जीवन में इसको अपनाने का काम करें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा बुधवार को जोधपुर प्रवास के दौरान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मुलाकात की। पेंशन संबंधित समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया गया। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पीसी त्रिवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा से मुलाकात कर उन्हें बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, यही इन समस्या का स्थायी समाधान है। उन्होंने बताया कि देश में जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, उन सभी राज्यों में राज्य सरकार द्वारा ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है, इसलिए राजस्थान में भी यह प्रणाली लागू की जानी चाहिए। आपको बता दें कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन संबंधित मांगों के चलते पिछले 27 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने तक पेंशन नहीं मिलने की वजह से गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा से मिलने के दौरान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे। कि आपने हमें 27 दिन में कभी भी कॉग्निजेंस देने की बात हो तो मीडिया वाले आगे आए। पुनः आज हम जब उप मुख्यमंत्री साहब बेरवा साहब यहाँ पर पधारे हैं और वो हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी है,
उनसे हम पूरी कार्यकारिणी आज मिलने के लिए आया और उनको निवेदन किया कि आप राज्य सरकार को ये पेंशन का वित्तीय प्रभार लेना पड़ेगा, तभी इसका स्थायी समाधान हो सकता है। उनको मैंने ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब 1990-91 में ये पेंशन स्कीम लागू की गई तो राज्य सरकार के द्वारा ये निर्मित हुई और राज्य सरकार के उस समय दीनदयाल चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने इसको लागू किया। तो मुझे पुनः इन्हीं से निवेदन है कि इसको राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा तो हम बुजुर्ग लोग इसी प्रकार से पेंशन के लिए हमेशा तड़पते रहे हैं। 27 दिन से अभी आंदोलन कर रहे हैं और आप जानते हैं 6-6 माह से यदि पेंशन किसी व्यक्ति की न मिले तो वो अपना परिवार कैसे चला जाएगा। आपके सूचनार्थ में बताना चाहता हूँ कि हमारे ही राजस्थान के जब कॉलेज के शिक्षक के उनको पे और पेंशन ट्रेजरी के माध्यम से राज्य सरकार देती है। विश्वविद्यालयों की पे तो आप राज्य सरकार है जो ट्रेजरी के माध्यम से देगी, परंतु पेंशन नहीं देगी। ये न्याय उचित नहीं है। न्याय तो यही कहता है कि हमको पेंशन राज्य सरकार ही देवे, क्योंकि पड़ोस के जितने राज्य आपको मालूम हो तो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में जो भाजपा शासित राज्य वहाँ भी राज्य सरकार के द्वारा ही पेंशन दी जाती है। तो हमारा निवेदन आप लोगों के माध्यम से ही है कि सरकार से आप सवाल पूछें कि किन कारणों से आप इनकी पेंशन नहीं दे रहे हैं। जब पूरे राज्य के कर्मचारियों की पेंशन का कुल 2% ही भार है जो सरकार का नहीं बढ़ेगा, इतने लाखों लोगों को दे रहे हैं तो 5,500 यदि कर्मचारी पेंशनर्स बढ़ जाएंगे तो उससे कितना प्रभार बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह ब्यूरोक्रेटिक हठधर्मिता है और वो करुणामय दृष्टि से इसको देख नहीं रहे, मानवता के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, न्याय संगत दृष्टिकोण। कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के हो चुके हैं कि पेंशन है जो आप कोई हमको किसी तरह की गिफ्ट नहीं दे रहे, ये हमारा वैधानिक अधिकार है और हम यदि स्वाभिमान जिंदगी जीना चाहते हैं, बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहते तो राज्य सरकार पेंशन दे। धन्यवाद आपको। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर में है। इस दौरान उन्होंने जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में आयोजित संकल्प से सिद्ध कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री बेरवा ने केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों और नीतियों को साझा किया। जेआईएस सभागार में आज संकल्प से सिद्ध कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा को संकल्प में बदलने की परंपरा स्थापित हुई है और देश ने अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त संदेश दिया है। देश आज रक्षा निर्यात में अग्रणी बन चुका है और हर आपदा में नागरिकों को सुरक्षित निकालकर भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाई है। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। गरीबों को मुफ्त अनाज, रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता ऋण, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, जल जीवन मिशन के जरिए हर घर तक नल से जल और आयुष्मान भारत योजना से निःशुल्क इलाज जैसे कार्य उल्लेखनीय रहे। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक बने हैं। हवाई सफर संभव हो गया है, इसलिए मैं मानता हूं कि हवाई क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया और हमारे किसानों के लिए अगर बात करूं तो आप 2025 से 26 में कृषि बजट में 5 कृषि बजट को 5 गुना बढ़ाया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.7 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे किसानों के लिए जो सम्मान निधि देने का काम किया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक 1.75 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हो चुका है। अधिक ऋण स्वीकृत किए गए जिनकी राशि 30 लाख करोड़ से अधिक है। इसमें राजस्थान के लाखों युवाओं ने अपनी उद्यमता की शुरुआत की है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3.7 लाख करोड़ से अधिक सीधे खातों में भेजे गए हैं। राजस्थान के लाखों किसानों इनका लाभ ले चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड खेती को वैज्ञानिक बनाया गया। मुझे गर्व है कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार सबसे अधिक संवेदनशील रही है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और 26 सप्ताह मातृत्व अवकाश, 3 तलाक से मुक्ति, महिला सशक्तिकरण कानून से
सब ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान की लाखों बहनों को इसका सीधा सीधा लाभ मिला है। शिक्षा में भी क्रांति आई है कि हमारी जो NEP 2020 से लेकर 23 ने AIMS और 21 IIMS और 7 IITA यह दर्शाता है कि भारत भविष्य में कितना उज्जवल होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर को एलिवेटेड रोड की सौगात देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया। उन्होंने उम्मेद सागर पर हुए अतिक्रमण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने राजनीतिक संरक्षण में अतिक्रमण को बढ़ावा दिया, लेकिन अब इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। ERCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की व्यवस्था को किया है और मैं गर्व से कहा सकता हूं कि 40 साल से रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए संकल्पों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने इस कालखंड में ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। भाजपा के स्थापना के मूल संकल्प को दोहराते हुए कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत द्वारा राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शेखावत ने कटाक्ष करते हुए बोला कि यदि किसी दल के दो नेताओं को सार्वजनिक रूप से यह जताना पड़े कि उनके बीच प्रेम है तो वह वैसा ही है जैसे पति पत्नी को बार बार यह बताना पड़े कि उनके बीच मोहब्बत है। इरादे व्यक्त किए थे और उन्होंने एक संकल्प देश के सामने रखा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। मेरी सरकार देश हित में फैसले लेकर के भारत का सम्मान देश विदेश में बढ़ाने के लिए काम करेगी और इसके लिए जो कोई भी निर्णय करने की आवश्यकता है, हम ऐसे सारे फैसलों को लेते हुए देश को जिस मुकाम पर पहुंचने का अधिकारी भारत है उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम करें। आज 11 साल बाद में हम पीछे घूम करके देखें, देश में गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। दुनिया के सारे जो है इस तरह के एनालिसिस करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, जैसी संस्थाएं हैं, वो सब मानती है कि भारत में गरीबी जो है की रेखा से 30 करोड़ लोग बाहर निकल पाए। लगभग भारत में गरीबी की क्रिटिकल गरीबी की रेखा में जो कभी 30% आंकड़ा होता था, आज 5.9% लोग केवल उस पर रहे। भारत ने एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन इस कालखंड में देखा और एक सशक्त देश के रूप में, एक समर्थ देश के रूप में अपनी पहचान बनाई। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, हम सब ने देखा कि भारत अब सामर्थ्य के साथ में जवाब देने वाला देश बना है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत की सामर्थ्य शक्ति को पूरे विश्व भर ने देखा है। इसी क्रम में भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से जिस तरह से प्रगति की, कड़े और बड़े फैसले लेकर डिमोनेटाइजेशन के बाद में, GST के बाद में जिस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, उन रिफॉर्म्स के चलते हुए जो डिजिटाइजेशन किया गया, जिस तरह से जेम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रांसपेरेंसी के साथ में देश के संसाधनों को हमने जो है आगे बढ़ाया, इसके चलते में आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर बना। जो भारत 2014 में फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज में आता था, ब्राज़ील के साथ में, साउथ अफ्रीका के साथ में रखा जाता था, वो भारत आज जो है रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में चौथे पायदान पर खड़ा है। निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है। कृषि सिंचाई योजना को 2015-16 के साल में लागू किया गया था। उसके बाद से भारत में किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना ऐसा डिक्लेयर करना, इरिगेशन की या ड्रिंकिंग वाटर, ये व्यवस्था माननीय मोदी जी ने समाप्त कर दी थी। हमने ये तय किया था कि सभी परियोजनाएं, चाहे वो छोटी हैं और चाहे बड़ी हैं, और जिनमें वित्तीय संसाधन भारत सरकार उपलब्ध कराती है, वो सभी परियोजनाएं हमारे लिए समान महत्वपूर्ण हैं। हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और हम सब ने देखा कि ऐसी अधूरी पड़ी हुई 100 परियोजनाओं को, 99 परियोजनाएं जिनके 105 प्रोजेक्ट थे, उनको आइडेंटिफाई करके भारत सरकार के सहयोग से उनको पूरा करने का क्रम प्रारंभ हुआ। और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो 40-40 साल से रुकी हुई परियोजनाएं थी, उनको हम पूरा करने की दिशा में एक बड़ी सफलता अर्जित कर पाए। जहाँ तक ERCP का प्रश्न है, ERCP में दोनों राज्यों के बीच में भारत सरकार के साथ में प्रारंभिक समझौता हो चुका है।
फाइनल ड्राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट अप्रूव होने के बाद में इस पर जिस तरह से केन बेतवा इंटरलिंकेज के लिए भारत सरकार ने फंडिंग पैटर्न जो है 90-10 फंडिंग पैटर्न को जिस तरह से घोषित किया, ठीक उसी तरह से इस परियोजना में भी उसी क्रम में फंडिंग पैटर्न घोषित होगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने भारत सरकार के परियोजना स्वीकृत होने से पहले ही उस दिशा में प्रभावी काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसके कारण से राजस्थान को खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर उस समय में कर दिया गया होता तो आज ये परियोजना साकार रूप ले चुकी होती और राजस्थान के लगभग 40% से ज़्यादा आबादी और राजस्थान के लगभग 45% भूभाग को पीने के पानी की सिक्योरिटी हो जाती, 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन से अभिसिंचित हो जाती, लाखों किसानों के जीवन परिवर्तित हो जाता, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह का पाप किया उनकी सजा प्रदेश की जनता ने उनको दी, बनी रहे। और ये मोहब्बत जो है ये एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में, एक पार्टी का फॉर्मर प्रेसिडेंट और स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन दोनों को यदि शब्दों से ये एहसास कराना पड़े कि हमारे बीच में मोहब्बत है, ये ठीक वैसा ही है कि एक पति अपनी पत्नी को कहे कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत है। जोधपुर पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार पुलिस आयुक्तालय में अवैध बजरी खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन में लिप्त 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लूणी थाना अधिकारी हनुमंत सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जाती है। उसी के चलते 2 वांछित अपराधी सोहन राम व देवाराम को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों वांछित अपराधी पिछले लंबे समय से फरार चल रहे थे। इन अपराधियों द्वारा अवैध बजरी खनन कर बाहर अलग अलग जगह पर ऊंचे दामों में बजरी उपलब्ध कराई जाती थी। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आम सूचना के आधार पर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का आज जोधपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर आज जोधपुर पहुंचे। यहां रास्ते में अमृता देवी चौराहा पर शहर विधायक अतुल बंसाली व भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उनका साफा बांध कर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसी तरह उनके रास्ते में अन्य स्थानों पर भी स्वागत कार्यक्रम किए गए। वह यहाँ तिमरी मथानिया में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। शहर में पेयजल क्लोजर खत्म होने के बाद भी जलापूर्ति में सुधार नहीं हो रहा है। भीषण गर्मी में शहरवासी पानी की समस्या से रोज परेशान हो रहे हैं। पानी की मांग को लेकर आए दिन कहीं न कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को सुबह दलेखां की चक्की के पास मुख्य पाल रोड पर क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर रास्ता जाम कर दिया। इस दौरान यहां वाहनों की लंबी लाइनें लग गई और यातायात व्यवस्था चरमरा गई। भीषण गर्मी में मारवाड़ जबरदस्त पानी की समस्या से गुजर रहा है। लगातार लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग पानी का पूरा बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है। लिफ्ट कैनाल का क्लोजर खत्म हुए भी 3 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है और पानी भी कायलाना में आना शुरू हो गया है, लेकिन जनता को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। आज पानी की समस्या को लेकर दलेखां चक्की पेट्रोल पंप के नजदीक लोगों का गुस्सा फूट गया। लोग सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। इससे वहां पर यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। यहाँ रहने वाले लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और पानी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को ट्रेन पर छोड़ने अथवा लेने आने वाले 6.5 लाख से भी अधिक आगंतुकों ने नियमानुसार प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा, जिससे रेलवे को लगभग 66 लाख रुपए का राजस्व मिला। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन में सफर के लिए जाने वाले यात्रियों के पास तो यात्रा का टिकट होता ही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों अथवा परिचितों को छोड़ने या लेने के लिए प्रवेश करने पर प्लेटफॉर्म टिकट की अनिवार्यता सुनिश्चित है तथा रेल प्रशासन द्वारा इसकी पालना करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि निर्धारित 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर प्रवेश कर सकता है, जिसकी वैधता 2 घंटे तक बनी रहती है तथा इस अवधि के बीतने के बाद उसे अगले 2 घंटे के लिए नया प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होगा। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर बिना उचित यात्रा टिकट अथवा बिना प्लेटफॉर्म टिकट पाए जाने पर नियमानुसार 250 रुपए जुर्माना और किराए का प्रावधान है।
डीआरएम ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर प्रवेश के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था लागू करने के पीछे रेलवे का मकसद स्टेशन पर होने वाली अनावश्यक भीड़ को रोकना तो है ही, लेकिन सुरक्षा व स्वच्छता की दृष्टि से इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने आमजन से प्लेटफॉर्म टिकट के साथ ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में जहां एक और लोग सैर सपाटे में व्यस्त थे, वहीं जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए एक मिसाल पेश की। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुआ ये 5 दिवसीय कार्यक्रम शहर भर में चला। ग्रुप की अध्यक्ष निरूपा पटवा के नेतृत्व में नेहरू पार्क स्थित उद्यान में 250 तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। यह आयोजन मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान हरियालू राजस्थान एक पेड़ मां के नाम और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने न केवल विभिन्न प्रकार के पौधों की जानकारी दी गई, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता पर भी विशेष चर्चा की गई। जोधपुर की अन्य कई जगहों पर भी अभियान निरूपा पटवा द्वारा सक्रिय रूप से चलाया गया। जोधपुर वन विभाग जोधपुर सर्कल द्वारा भी 5 जून को माचिया बायोलॉजिकल पार्क में एक इंटरैक्टिव पक्षी दर्शन और ट्रैकिंग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमियों ने हिस्सा लिया। आईएफएस आरके जैन ने इस दिवस के अवसर पर महत्व पर प्रकाश डालते हुए वनों की सतत सुरक्षा और संरक्षण पर बल दिया। जीएफओ मोहित गुप्ता ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से न सिर्फ ज्ञानवर्धन होता है, बल्कि लोगों में पर्यावरण के प्रति प्रेम भी जागता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को भव्य रूप से मनाने की तैयारी के तहत जोधपुर में 30 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित योगाभ्यास सत्र आयोजित किए जा रहे। श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम हाईकोर्ट रोड पर रोजाना सुबह 6:30 बजे से योग सत्र में बड़ी संख्या में आमजन भाग ले रहे हैं। सत्र में सैकड़ों योग साधकों ने शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त किए। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर शरीफ खान ने बताया कि मानसिक विकारों के प्रबंधन में योग अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहा है। डिजिटल युग में जहां मोबाइल और कंप्यूटर ने मन को थका दिया, वही योग ही एकमात्र उपाय है जो आंतरिक शांति प्रदान करता है। सहायक निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि योग न केवल भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा है। युवाओं को इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, योग अभ्यास सत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का अभ्यास डॉक्टर गोपाल नारायण शर्मा और डॉक्टर रामलाल ने करवाया, जबकि मंच पर प्रमुख योग प्रदर्शन प्रियदर्शनी कल्ला और प्रियंका बिश्नोई ने किया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, डॉक्टर दीपा जोशी, डॉक्टर सुखवीर सिंह, मदन सिंह राजपुरोहित, भंवर सिंह चारण समेत अनेक अधिकारी, कर्मचारी एवं योग प्रेमी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम 21 जून तक प्रतिदिन जारी रहेगा। नागरिकों से योग सत्र में नियमित भाग लेने की अपील की गई है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव दत्ता के जोधपुर आगमन पर खेल संगठनों और कुश्ती प्रेमियों ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए दत्ता ने राज्य में कुश्ती के भविष्य को लेकर बड़ा विजन सामने रखा। दत्ता ने जोधपुर में आयोजित अंडर 15 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संघ का मुख्य लक्ष्य 2036 ओलंपिक में भारत की ओर से सबसे अधिक पहलवान राजस्थान से भेजना है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ प्रदेश की प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में आगे बढ़ रहा है और कुश्ती संघ उसी सोच के साथ प्रदेश में कुश्ती को नई ऊंचाई देने पर जुटा है। राजीव दत्ता ने बताया कि हाल ही में कोटा में अंडर 20 और अब जोधपुर में अंडर 15 प्रतियोगिताएं इस दिशा में संघ की मजबूत पहल है। इसके साथ ही जल्द ही राजस्थान में एक अत्याधुनिक कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। के बाद पदभार संभालने के बाद 4-5 महीने हमें हुए हैं। हमारा प्रयास ये रहा है कि राजस्थान के पहलवानों को हरियाणा के तर्ज पे सुविधाएं मिलें और हरियाणा राज्य जो हिंदुस्तान में सबसे सर्वाधिक मेडल लाता है कुश्ती में, उस तर्ज पे राजस्थान में भी पहलवान को प्रोत्साहन मिले। इसके चलते हमने अभी 2 प्रतियोगिताएं कराई थी, अंडर 20 और अंडर 15। या अंडर 20 कोटा में हुई और ये अंडर 15 आज जोधपुर में हो रही है। जोधपुर में स्टेट चैंपियनशिप कराने का
एक मेन पर्पस ये रहा है कि यहाँ कुश्ती के प्रति रुझान नहीं है। आपने देखा होगा कि अपने मोहल्लों में, शहरों में, गांव में पहले पारंपरिक अखाड़े होते थे, मिट्टी के होते थे, सब लोग दंगल करते थे। वो चीज़ प्रायतः समाप्ति दिखती है। तो उसको वापस रीजनरेट करने के लिए एक कुश्ती, राज्य कुश्ती संघ का प्रोग्राम रखा है अंडर 15 का। उसमें फिर हम अब अच्छे प्रतियोगी जो कुश्ती के प्रति आकर्षित करेंगे, उनको हम सुविधाएं देंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पता किया तो बरकतुल्लाह स्टेडियम में एक कुश्ती का अखाड़ा चलता था, दाऊ जी चलाते थे, 100-150 खिलाड़ी भी आते थे, पर अभी प्राय वो बंद सा हो गया। तो हमारा ये मानना है कि अगर कोई भी बच्चा या बालिका, खास करके महिला पहलवान, अगर इस तरह आकर्षित होती है गेम में, तो उसको फुल सुविधा युक्त वातावरण और सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसमें जो मूल रहती हैं सुविधाएं इस खेल में, बहुत, एक तो मैट की व्यवस्था, दूसरा एक ओपन जिम और सिविक फैसिलिटीज, और साथ में खिलाड़ियों के अनुसार कोच की व्यवस्था। मान लीजिए अगर बालक ज़्यादा है तो पुरुष कोच हो जाए, बालिका ज़्यादा है तो महिला कोच हो जाए। तो ये व्यवस्था हमारा कुश्ती संघ उपलब्ध कराएगा। इस बरकतुल्लाह स्टेडियम में हमने सोचा है ये कुश्ती संघ का ये प्रोग्राम हो जाए, राज्य कुश्ती प्रतियोगिता के बाद उसको वापस चलाएंगे, अखाड़े को वापस पुराने स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से ऐसे प्रतियोगिता करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार इस गेम का हो, और हमारा लक्ष्य ये है कि 2036 के जो ओलंपिक्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल कुश्ती में पहले तो भारत के आए, और भारत में का प्रतिनिधित्व जो उसमें कम से कम 30 से 40% पहलवान हमारे यहाँ से। ज्योतिषाचार्य सदगुरु महंत सूरजाराम महाराज साहेब की तपोभूमि कबीर आश्रम माधोबाग के तत्वावधान में बुधवार को सदगुरु कबीर प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। आश्रम के प्रवक्ता इंजीनियर लक्ष्मी चंद धारीवाल ने बताया कि सदगुरु कबीर प्राकट्य दिवस के अवसर पर कबीर आश्रम माधोबाग के तत्वावधान में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा मंगल कलश लेकर संतों का बधारना किया। शोभा यात्रा में ओलंपिक सिनेमा के पास गांधी स्कूल से प्रारंभ होकर जालोरी गेट से होते हुए कबीर आश्रम पहुंची। शोभा यात्रा में विभिन्न स्थानों से पधारे संतों को बग्गियों में बिठाकर बधावा किया गया। इस अवसर पर कबीर आश्रम में संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें गादीपति दशरथ साहेब दिल्ली का सानिध्य रहा। अब मुख्य अतिथि संत दयाराम महाराज व अध्यक्षता संत मांगूदास महाराज ने की। हम सभी सदगुरु कबीर साहिब का प्रकट दिवस मनाने के लिए इस शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा हम लोगों ने। ये कार्यक्रम कबीर आश्रम माधोबाग के सानिध्य में रखा गया है। ये कार्यक्रम हम इसी प्रकार से 50 वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मना रहे हैं। कबीर आश्रम से ये शोभा यात्रा निकलती है, उसके अंदर जो पूरे भारतवर्ष के संत लोग आते हैं, उन संतों का हम बताना चाहते हैं। यहाँ से शोभा यात्रा निकल करके सीमांची गेट से होते हुए आश्रम पहुँचेगी। आश्रम पहुँचने के बाद में सत्संग का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद के अंदर संतों का मान सम्मान का कार्यक्रम और दिन भर सत्संग चलती रहेगी। भव्य अनावरण संत समागम के साथ संपन्न हुआ। गादी महंत रमेश दास साहब की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में देश भर से पधारे संत महंतों, महापुरुषों, मातृशक्ति और श्रद्धालुओं, हंसजनों ने सहभागिता निभाई। समारोह की शुरुआत प्रभात फेरी, बिजक पाठ, पौधारोपण और शीतल जल वितरण से हुई। दोपहर में दीप प्रज्वलन के साथ सत्यनाम ध्वजा फहराई गई। इसके बाद भजन, सत्संग, संध्या आरती और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। आश्रम को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया। आश्रम प्रवक्ता नीरज भाटी ने बताया कि सभी संत महंतों और अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। कबीर वाणी के संदेशों से गूंजता यह आयोजन भक्ति, सेवा और समरसता का प्रतीक बनकर उभरा। सारे
सतगुरु कबीर साहब का 627वां प्राकट्य दिवस है। इसके उपलक्ष्य में झालावाड़ नवदुर्गा नगर में एक नवनिर्मित आश्रम भूमि पर सतगुरु कबीर प्रकाश आश्रम की जो भूमि है उसके ऊपर ये नवनिर्मित इमारत जो बनी है, इसके उपलक्ष्य में आज इसका अनावरण है। और इसमें जो भी कार्यक्रम आज भगत लोगों की ओर से सब किया जा रहा है, सतगुरु कबीर प्रकाश सेवा मंडल के सभी पदाधिकारी, भक्त लोग, हंसजन सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आश्रम को पूरा रोशनी से सजाया गया है। बाहर शीतल पेयजल का भी वितरण कार्यक्रम रखा है। पौधारोपण भी किया है भक्तों ने, सभी ने शामिल होकर। और अभी सभी सत्संग के सभी जो सत्संगी लोग हैं वो आकर और इसका अनावरण कार्यक्रम ध्वजा खोलकर और इसका अनावरण करेंगे। चूरू जिले के गांव चलकोई टोल के पास सभी गांवों को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर टोल के आसपास के गांव के ग्रामीणों ने तारानगर एसडीएम राजेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि तारानगर चूरू सड़क मार्ग पर चलकोई के पास टोल बूथ लगाया गया है। उक्त टोल के गांवों के आसपास के गांव के लोगों पर खेत व रिश्तेदारियां होने के कारण क्षेत्र के लोगों का नियमित आगमन रहता है। इसलिए चलकोई टोल बूथ के आसपास के 15 किलोमीटर के वाहनों को टोल न देकर मुक्त करा जाए। ऐसा नहीं करने पर चलकोई टोल पर अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर टोल बंद किया जाएगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संकल्प से सिद्ध कार्यक्रम में बेरवा शेखावत शामिल, मोदी सरकार की नीतियों की दी जानकारी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बेरवा से की मुलाकात, पेंशन मुद्दे पर जताई चिंता। शेखावत ने जताया पीएम मोदी का आभार, उम्मेद सागर अतिक्रमण पर कही सख्त बात। जोधपुर में पानी की भारी किल्लत, लोगों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।